Hello everyone, so welcome to class fourth class of SAP MM। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं SAP MM के डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस प्रोसेस। तो कौन से बिजनेस प्रोसेस कैसे काम करते हैं और कौन से जगह पे हम कौन सा प्रोसेस से काम करते हैं, तो इन्हीं सारे डिटेल्स के बारे में आज के क्लास में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि कौन से बिजनेस प्रोसेस हमारे SAP MM में होते हैं या फिर नॉर्मल बिजनेस सिनेरियो के हिसाब से होते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है वो है प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल फॉर स्टॉक। तो स्टॉक के लिए कोई भी मटेरियल प्रोक्योर होता है, वो एक प्रोसेस है। तो सारे प्रोसेस पहले हम जान लेते हैं कि कितने टाइप के प्रोसेस है, उसके बाद हम सारे प्रोसेस ईच वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो दूसरा जो प्रोसेस है वो है प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल फॉर डायरेक्ट कंजप्शन। तीसरा जो प्रोसेस है वो है थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट। फोर्थ जो प्रोसेस है वो है स्टॉक ट्रांसफर। फिफ्थ जो प्रोसेस है वो है कॉन्साइनमेंट। सिक्स्थ जो प्रोसेस है वो है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सेवेंथ जो प्रोसेस है वो है आउटलाइन एग्रीमेंट। एट प्रोसेस है पाइपलाइन प्रोसेस। नंबर 9 पे है इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट। नंबर 10 पे है सर्विस प्रोक्योरमेंट। इसको हम एक्सटर्नल सर्विस प्रोक्योरमेंट भी बोलते हैं। ये जो है ये मेन टाइप के हमारे 10 बिजनेस प्रोसेस हैं जो मेजरली यूज होते हैं। इसको छोड़ के और भी काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि एक हो गया नॉन स्टॉक मटेरियल का, एक हो गया नॉन वैल्यूएटेड मटेरियल का, एक हो गया आरटीपी मटेरियल का, एक हो गया ब्लैंकेट परचेजिंग, और एक हो गया रिबेट। तो ये काफ़ी सारे और भी प्रोसेसेस हैं। तो हम अभी जो हमारे कोर्स में इंक्लूड है या फिर हमारे जो क्लासेस हम यहाँ पे कर रहे हैं इन पे जो इंक्लूड है, तो बेसिकली हम ये पहले जो 10 मेजर प्रोसेसेस हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, उन्हीं के बारे में जानेंगे। और बाद में अगर किसी का स्पेशल रिक्वायरमेंट हुआ तो हम बाकी जो हमारे प्रोसेसेस हैं उसके बारे में भी अभी हम दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं ये जो पहले हमारे
10 प्रोसेस हैं वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहला वाला जो था वो था प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल फॉर स्टॉक। तो स्टॉक के लिए हम मटेरियल प्रोक्योरमेंट करते हैं। तो अगर हमको कोई भी सपोज रॉ मटेरियल या फिर ट्रेडिंग मटेरियल या फिर डेली यूज मटेरियल तो इन सारे मटेरियल का अगर हमको प्रोक्योरमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, ये प्रोक्योरमेंट फॉर स्टॉक के लिए प्रोक्योर करेंगे, क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो डेली कंजप्शन होता है या फिर वो रेगुलर कंजप्शन होता है। तो इसके लिए हमको ये स्टॉक के हिसाब से हमको प्रोक्योर करना पड़ेगा। अगर हम इसको जब हमारा मटेरियल ख़त्म होता है उसके बाद जाके प्रोक्योर करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो प्रोसेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होगा, उस पर डिले हो जाएगा। सेम अगर हम ट्रेडिंग मटेरियल भी यूज़ करते हैं तो ट्रेडिंग मटेरियल का हमारा डेली सेल और परचेज होता है। तो उसके हिसाब से अगर हम इसको स्टॉक के लिए नहीं रखेंगे, अगर स्टॉक में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारा जो शॉर्टफॉल आएगा वो शॉर्टफॉल की वजह से हमारा बिजनेस में थोड़ा डिले हो सकता है। नेक्स्ट जो आइटम है डेली यूज आइटम, तो डेली यूज आइटम भी सेम हमारा स्टॉक के लिए प्रोक्योर होता है, स्टॉक में प्रोक्योर होता है। तो ये एक स्टॉक बना के हम इसका रखते हैं, तो जब इसका मिनिमम क्वांटिटी पहुंच जाता है इसको हम फिर से ऑर्डर करते हैं स्टॉक बढ़ाने के लिए। अपना जो एक लेवल रहता है स्टॉक के लिए, वो लेवल मेंटेन करने के लिए फिर से हम इसको ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस कैसे काम करता है। तो सेम प्रोसेस के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, जो भी मटेरियल है, मटेरियल के लिए एक परचेज रिक्विजिशन डेवलप होगा या फिर क्रिएट होगा। तो यहाँ पे सपोज हम मटेरियल एक्स और क्वांटिटी 100 के लिए एक पीआर जनरेट होता है। तो पीआर जनरेट होने के बाद सेम अगर हमने जो प्रोसेस डिस्कस किया था P2P साइकिल में, सेम वैसे ही अगर हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा वेंडर नोन नहीं है, हमको पता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, RFQ एक जनरेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू पीआर। तो पीआर क्वांटिटी के लिए एक RFQ जाएगा मटेरियल एक्स के लिए और क्वांटिटी 100। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जनरेट होने के बाद यहाँ पे हमको कोटेशन मिलेगा, कोटेशन मिलेगा मटेरियल एक्स के लिए प्राइस एक्स वाई जेड, जो भी प्राइस मिला। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कोटेशन मिलने के बाद हम क्या करेंगे, प्राइस कंपैरिजन करेंगे। प्राइस कंपैरिजन करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेंडर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे वेंडर सिलेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा नया प्रोसेस के साथ। तो इसके बाद से सेम प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर हमको वेंडर पता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीओ जनरेट करेंगे, पीओ फॉर मटेरियल एक्स एंड क्वांटिटी वाई, प्राइस सपोज वेंडर के हिसाब से 10 रुपीज़ पर पीस, क्वांटिटी यहाँ पे 100, तो यहाँ पे प्राइस 10 रुपीज़ पर पीस सपोज यहाँ पे हमने पीओ जनरेट किया। तो यहाँ पे अगर हमारा वेंडर पता नहीं होगा तो हम यहाँ से वेंडर सिलेक्ट करके ये यहाँ से आएगा। अगर हमको वेंडर ऑलरेडी पता है तो हमारा जब पीआर जनरेट होगा तो पीआर के हिसाब से यहाँ पे तो पीआर के हिसाब से यहाँ से सीधा हमारा पीओ जनरेट हो जाएगा। पीओ जनरेट होने के बाद हमारा जो प्रोसेस है वो सेम है। पीआर के बाद गुड्स रिसीव्ड हो जाएगा मटेरियल एक्स और क्वांटिटी 100, सेम उसके बाद आईआर हो जाएगा मटेरियल एक्स और क्वांटिटी 100। तो ये था हमारा प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टॉक के लिए।
तो स्टॉक प्रोक्योरमेंट हम जब करेंगे तो उसका प्रोसेस ऐसे काम करेगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है, अगर इस पे किसी को कोई डाउट है तो वो जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो दूसरा नंबर का प्रोक्योरमेंट था वो था प्रोक्योरमेंट ऑफ फॉर डायरेक्ट कंजप्शन। डायरेक्ट कंजप्शन, तो ये डायरेक्ट कंजप्शन में क्या होता है, प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे जैसा ही प्रोसेस है यहाँ पे सेम प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ से क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट कंजप्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे जीआर के बदले हम क्या करेंगे, गुड्स इशू कर देंगे टू द डिपार्टमेंट। जो भी डिपार्टमेंट ने हमारा ये पीआर, डिपार्टमेंट से पीआर जो भी आया होगा हमको, हम क्या करेंगे, यहाँ से जीआर करने के बाद, नॉर्मली जीआर करेंगे तो यहाँ पे हमको इन्वेंट्री में एंट्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्वेंट्री में एंट्री ना करके हम डायरेक्टली गुड्स को क्या करेंगे, गुड्स इशू कर देंगे डिपार्टमेंट को। जो डिपार्टमेंट से हमको पीआर आया था, परचेज रिक्विजिशन आया था, हम उस डिपार्टमेंट को डायरेक्टली गुड्स इशू कर देंगे। तो यहाँ पे कोई इन्वेंट्री में कोई एंट्री नहीं होगा जहाँ पे डायरेक्ट कंजप्शन के लिए रहेगा। तो ये होता है डायरेक्ट कंजप्शन का प्रोक्योरमेंट। अगर हम कोई मटेरियल डायरेक्ट कंजप्शन के लिए प्रोक्योर कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस ऐसे जाएगा। तो नॉर्मली क्या होगा, ये जीआर के बदले यहाँ पे गुड्स इशू हो जाएगा टू द डिपार्टमेंट एंड आईआर का एंट्री हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मली डायरेक्ट कंजप्शन पे क्या होता है, कोई इन्वेंट्री का एंट्री नहीं होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है। नेक्स्ट जो प्रोसेस था वो था थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट। तो थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट में क्या होता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम जो मटेरियल, सपोज हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, नॉर्मली थर्ड पार्टी में ट्रेडिंग मटेरियल ही होता है। तो उस पर क्या होता है कि हमारे पास कोई मटेरियल नहीं है, हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर लेते हैं, कहाँ से, कस्टमर से। कस्टमर से ऑर्डर लेके हम क्या करते हैं, एक वेंडर होता है, हम वेंडर को डायरेक्टली वो ऑर्डर दे देते हैं। वेंडर क्या करता है, वो आइटम को सप्लाई करता है, कहाँ को, वो आइटम सप्लाई करता है डायरेक्टली टू द कस्टमर फ्रॉम वेंडर वेयर हाउस। तो वेंडर का जो वेयर हाउस रहेगा वहाँ से वो मटेरियल सप्लाई करेगा कस्टमर तक। फिर कस्टमर का जो बिलिंग होगा वो हमारे यहाँ पे बिलिंग होगा, फिर हमारा जो पेमेंट है वो हम वेंडर को पेमेंट करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। नॉर्मली जो थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट होता है, आप लोग जितने भी सारे ऑनलाइन में परचेज कर रहे हैं वो सारे जो हैं वो थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट के अंडर में ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे सपोज आपने फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेजोन हो या फिर कोई भी ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, तो इन लोगों का कोई भी वेयरहाउस या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग थर्ड पार्टी एक सेलिंग प्लेस है या फिर थर्ड पार्टी सेलर्स हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑर्डर जो देते हैं, ऑर्डर कहाँ को देते हैं, हम ऑर्डर देते हैं अमेजोन को। हम ऑर्डर देते हैं अमेजोन को। अमेजोन पे क्या होता है, काफी सारे सेलर्स लिस्टेड होते हैं। तो वो सेलर्स क्या होते हैं, ये अमेजोन के लिए वेंडर। तो अमेजोन क्या करता है, ये जो ऑर्डर है बस इसके प्लेटफॉर्म में हम ऑर्डर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो ऑर्डर दिया ये डायरेक्टली कहाँ गया, ये वेंडर के पास या फिर सेलर्स के पास डायरेक्टली चला गया। सपोज हमने एक मोबाइल का ऑर्डर दिया, मोबाइल का ऑर्डर देने से ये अमेजोन पे हमने ऑर्डर दिया, ऑर्डर कहाँ गया, वेंडर के पास जो कि सेलर है। सेलर ने डायरेक्टली हमको क्या किया, जो मोबाइल था वो हमारे पास शिपिंग किया, यानी कस्टमर के पास। तो सेलर ने क्या किया, डायरेक्टली शिपिंग किया कस्टमर के पास। तो कस्टमर क्या करेगा, नेक्स्ट जो
बिलिंग है या फिर जो पैसा है वो कहाँ को देगा, तो बिलिंग जो है, बिलिंग अमेजोन को ही होगा। बिलिंग कौन करेगा, अमेजोन बिलिंग करेगा, यहाँ पे सेलर बिलिंग नहीं करता, अमेजोन बिलिंग करता है। अमेजोन बिलिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, अमेजोन को पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट करने के बाद अमेजोन क्या करता है, अमेजोन वेंडर्स को पेमेंट करता है। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो थोड़ा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली ऐसे थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट पे होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, कस्टमर एक परचेज ऑर्डर जनरेट करता है, कस्टमर के पास से क्या होता है, वो जाता है एक सेल ऑर्डर, सेल ऑर्डर जनरेट होता है। सपोज यहाँ पे मटेरियल एक्स और क्वांटिटी 100 का एक जो है कस्टमर परचेज ऑर्डर देता है। तो यहाँ पे सेल ऑर्डर सेम हमारे सिस्टम में जनरेट होता है, मटेरियल एक्स और क्वांटिटी 100। तो यहाँ पे जब हमारा सेल ऑर्डर जनरेट होता है, वो सेल ऑर्डर डायरेक्टली फॉरवर्ड होता है कहाँ के लिए, डायरेक्टली टू द वेंडर। वेंडर को हमारा ये ऑर्डर जो है ये सप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से डिस्पैच होता है या फिर गुड्स इशू हो जाता है। गुड्स इशू होता है फ्रॉम वेंडर वेयरहाउस टू कस्टमर। तो यहाँ पे कस्टमर के पास जो है वो गुड्स इशू हो जाता है या फिर गुड्स डिस्पैच हो जाता है। तो कस्टमर यहाँ से क्या करता है, नेक्स्ट जो इनवॉइस है या फिर बिलिंग है, बिलिंग टू कंपनी। तो कंपनी को यहाँ से बिलिंग आता है। तो बिलिंग आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, फिर पेमेंट होता है। तो ये पेमेंट कस्टमर से जाता है कंपनी के पास, कंपनी से जाता है फिर अपने वेंडर के पास। तो ये होता है थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट। तो अगर इस पे कोई डाउट है तो ज़रूर ही पूछें। तो नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस था वो था स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर। तो स्टॉक ट्रांसफर में क्या होता है, यहाँ पे दो टाइप का स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर रहता है। पहला जो रहता है वो रहता है इंट्रा कंपनी, एसटीओ स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर। दूसरा जो रहता है वो रहता है इंटर कंपनी स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर। तो पहले कौन सा होता है, इंट्रा कंपनी। इंट्रा कंपनी मतलब एक ही कंपनी के अगर दो अलग अलग प्लांट में, सपोज हमारा ये एक कंपनी है, कंपनी का दो प्लांट है, अगर वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, प्लांट 1 ये हो गया, प्लांट 2। तो अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अगर कोई मटेरियल सप्लाई होता है, जैसे कि सपोज हम मान लेते हैं कि टाटा का जो कंपनी है, टाटा में एक टाटा मोटर्स होता है, एक टाटा स्टील होता है। तो अगर हमारा क्या होता है, कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या फिर टाटा मोटर्स में मोटर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उनको स्टील सीट की ज़रूरत होता है। तो स्टील सीट अगर स्टील कंपनी से, टाटा स्टील के कंपनी से टाटा मोटर्स में हमारा स्टॉक के हिसाब से ट्रांसफ़र होता है, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंट्रा कंपनी स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, प्लांट 1 जो है, सपोज यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं ये मोटर का प्लांट है और ये स्टील का प्लांट है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक परचेज ऑर्डर
जनरेट होगा जो कि प्लांट 2 के पास आएगा। प्लांट 2 में यहाँ से क्या होगा, एक स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट होगा और स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट होने के बाद यहाँ से क्या होगा, मटेरियल जो है यहाँ से गुड्स इश्यू हो जाएगा और यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट हो जाएगा। तो ये है एसटीओ का प्रोसेस। अगर हमारा इंट्रा कंपनी होता है तो यहाँ पे क्या होगा, बस एक पीओ जनरेट होगा, पीओ के जनरेट होते ही ये प्लांट 2 में एसटीओ विथ रेस्पेक्ट टू पीओ जनरेट हो जाएगा। तो पीओ के बाद क्या होगा, यहाँ से गुड्स इशू हो जाएगा, गुड्स इशू यहाँ पे आके गुड्स रिसिप्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि हमारा इंट्रा कंपनी है, मतलब एक ही कंपनी के 2 यूनिट है, तो यहाँ पे कोई अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं होंगे, यानी यहाँ पे कोई सेल परचेज नहीं हुआ है, बस एक ही कंपनी के एक जगह से दूसरे जगह पे हमने जो मटेरियल है उसको शिफ्ट किया है, तो ये स्टॉक ट्रांसफर हुआ है और यहाँ पे कोई सेल परचेज नहीं हुआ है, तो इसके लिए अकाउंटिंग एंट्रीज कुछ भी नहीं होगा। अकाउंटिंग एंट्रीज जैसे कि अगर फाइनेंशियल एंट्रीज होता है, जैसे हमारा इनवॉइस बनता है या फिर पेमेंट होता है, बिलिंग होता है, वो सारा कुछ यहाँ पे नहीं बनेगा। तो दूसरा जो हमारा प्रोसेस है, यानी कि इंटर कंपनी में इंटर कंपनी एसटीओ में तो दूसरा जो होता है वो इंटर कंपनी होता है, यानी हमारे 2 कंपनी के बीच में, ये हो गया कंपनी 1, ये हो गया कंपनी 2। तो 2 कंपनी के बीच में अगर हमारा स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सपोज ये कंपनी 1 जो है इसको हमारा मटेरियल चाहिए, तो सपोज यहाँ पे पीआर जनरेट होता है मटेरियल एक्स के लिए, क्वांटिटी 100। तो यहाँ पे पीआर जनरेट होने के बाद यहाँ पे एसटीओ, पीआर जनरेट होने के बाद पीओ या फिर एसटीओ यहाँ से जनरेट होता है दूसरे कंपनी के लिए। तो दूसरे कंपनी में यहाँ पे जब ये रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद यहाँ पे मटेरियल एक्स और क्वांटिटी 100 का जो है वो जाएगा जीआई, यानी कि गुड्स इशू। तो यहाँ से गुड्स हम लोग इशू करेंगे ये मटेरियल और क्वांटिटी के लिए, यहाँ पे आके फिर जीआर मटेरियल एक्स क्वांटिटी 100 हो गया। तो यहाँ पे होने के बाद जो यहाँ पे हमारा सप्लाइंग प्लांट है, वो सप्लाइंग प्लांट क्या करेगा, एक इनवॉइस बनाएगा, इनवॉइस विथ रेस्पेक्ट टू एसटीओ मटेरियल एक्स और क्वांटिटी 100। तो यहाँ पे जो इनवॉइस बना, फिर इनवॉइस यहाँ पे सेंड होगा, तो यहाँ पे इनवॉइस रिसिप्ट होगा मटेरियल एक्स और क्वांटिटी 100, ये विथ रेस्पेक्ट टू पीओ। तो परचेज ऑर्डर जो दिया गया होगा, परचेज ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे मटेरियल एक्स और यहाँ पे आईआर होगा, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट होगा। तो इस प्रोसेस में जैसे कि हमारा 2 कंपनी इन्वॉल्व है, तो 2 कंपनी जो होता है वो उसका अकाउंटिंग एंटिटीज अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो है बिलिंग का और इनवॉइस जनरेट हो रहा है, तो यही बेसिक डिफरेंस है इंटर कंपनी और इंट्रा कंपनी में। इंट्रा कंपनी में कोई भी अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई सेल परचेज नहीं हुआ है, एक ही एंटिटी से, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो एक सेम कंपनी के अंदर होते हैं वहाँ पे स्टॉक ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसके वजह से यहाँ पे कोई भी अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं होते हैं। और यहाँ पे दूसरा जो प्रोसेस है इंटर कंपनी के
इंटर कंपनी एसटीओ में, तो यहाँ पे दो कंपनियों के बीच में स्टॉक ट्रांसफर हुआ है। इसके लिए हमारा जो यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्रीज है वो अकाउंटिंग एंट्रीज आएगा और यहाँ पे इनवॉइस और बिलिंग दोनों रहेगा। आई होप ये प्रोसेस भी आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा दोबारा से जाके थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हैं। नहीं समझ में आया तब भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो प्रोसेस है। नेक्स्ट जो प्रोसेस था वो था कंसाइनमेंट प्रोसेस। कंसाइनमेंट प्रोसेस में क्या होता है कि वेंडर अपना जो आइटम है, अपना जो मटेरियल है वो लाके हमारे वेयरहाउस में रखेगा। कंपनी वेयरहाउस में रखेगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, कोई भी परचेज ऑर्डर जनरेट नहीं होगा, कोई भी इनवॉइस नहीं आएगा, कोई भी इमीडिएट पेमेंट करने के लिए वेंडर को ज़रूरत नहीं है। वेंडर को हमको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, वो स्टॉक से जब भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा हम वो स्टॉक से हम आइटम गुड्स इशू करेंगे। तो यहाँ से ये स्टॉक रहा, यहाँ से हम गुड्स इशू करेंगे। तो जितना गुड्स इशू हो गया एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, या फिर मान लीजिए एक महीने में हम जितना सारा कंजप्शन कर रहे हैं, या फिर एक महीने में हम जितना टाइम वहाँ से कंजप्शन किए हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये गुड्स इशू के साथ जितना इशू हम करते हैं उसके साथ हम क्या करेंगे, एक इनवॉइस बनाएंगे। इनवॉइस बना के फिर वेंडर को भेजेंगे। फिर वेंडर को भेजने के बाद हम यहाँ से ऑटोमेटिक सेटलमेंट करेंगे। ऑटोमेटिक सेटलमेंट यानी पेमेंट। तो ये ऑटोमेटिक सेटलमेंट के लिए क्या चाहिए हमको, ये जो वेंडर के साथ प्राइस जो है पहले नेगोशिएट करके ये डिसाइड होना चाहिए कि प्राइस कितना होगा। तो अगर यही हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, कितना हमारा क्वांटिटी के ऊपर हम डायरेक्टली उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो नॉर्मली इसके लिए प्रोसेस कैसे इसका काम करता है, तो सबसे पहले ऑटोमेटिक सेटलमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, कंसाइनमेंट एग्रीमेंट होता है। मटेरियल एक्स, प्राइस 100 पर पीस, सपोज 100 पर पीस रहता है। तो यहाँ पे एक हमको पीरियड भी मेंशन करना रहेगा। तो सपोज हम ये मेंशन करते हैं जून 2022 टू दिसंबर 2022। तो हम इतना जो एक पीरियड ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम में हम यहाँ से ये कंसाइनमेंट के स्टॉक से हम जो भी मटेरियल इशू करेंगे तो उसको हमको 100 रुपये पर पीस के हिसाब से सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो पहले क्या होता है, ये डायरेक्टली जो कंसाइनमेंट एग्रीमेंट एक बनता है। एग्रीमेंट बनने के बाद स्टॉक ऑलरेडी हमारे वेयरहाउस में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम नेक्स्ट जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगा गुड्स इशू करेंगे। गुड्स इशू मटेरियल एक्स, क्वांटिटी सपोज 100 विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑर्डर, या फिर कोई भी सेल ऑर्डर हो जिसके हिसाब से हमको मटेरियल चाहिए, जो जिसके लिए हमको मटेरियल चाहिए उसके हिसाब से हम यहाँ पे मटेरियल जो है वो इशू कराएंगे। तो यहाँ पे गुड्स इशू हो गया। गुड्स इशू कराने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनवॉइस भेजेंगे। इनवॉइस टू वेंडर मटेरियल एक्स, क्वांटिटी 100, प्राइस 100 पर पीस। ये हो गया
नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, ऑटोमेटिक सेटलमेंट करेंगे। ऑटोमेटिक सेटलमेंट करेंगे, सपोज ये हमारा हो गया 10,000 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक सेटलमेंट करेंगे मटेरियल एक्स के लिए, क्वांटिटी 100 और प्राइस 100 पर पीस। तो ऐसा होता है हमारा कॉन्साइनमेंट का प्रोसेस। तो आज के क्लास में बस इतना ही डिस्कस करते हैं, नहीं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा और जितना ज़्यादा देखेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाकी जो हमारे 5 प्रोसेस हैं, वो 5 प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।